केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात ऑयल वॉर की। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में इजराइल ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद व्हाइट हाउस ने सपने में भी नहीं की थी। ईरान के 30 तेल डिपोज धू कर जल रहे हैं। तेहरान के आसमान में आग की लपटें हैं और वॉशिंगटन इजराइल के इस कदम से हैरान भी है और परेशान भी है। कहने को तो अमेरिका और इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन इस एक हमले ने दोस्ती में गहरी दरार डाल दी है। कैसे नेतन्याहू के फाइटर जेट्स ने सिर्फ तेल के टैंकर्स को ही नहीं उड़ाया, बल्कि बाइडेन और ट्रंप की उस आर्थिक रणनीति को भी झुलसा दिया है जो जिस दौर में बाइडेन ने इसकी शुरुआत की थी। ट्रंप इसे आगे ले जा रहे थे, ग्लोबल मार्केट को संभाल रहे थे। ये जो सपना था कैसे ट्रंप का टूटा है, आपको बताएंगे। दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी है, क्योंकि वॉर के साथ साथ ऑयल स्ट्राइक भी हो रही है जिसने पूरी दुनिया की जेब पर डाका डाल दिया है और ये ग्लोबल इकोनॉमी को पाताल में ढकेलने की साजिश रची जा रही है। युद्ध अब ब्लैक गोल्ड यानी कि कच्चे तेल की पाइपलाइंस तक पहुंच चुका है। ईरान ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए सीधे दुनिया की सप्लाई लाइन का गला घोटने का ऐलान कर दिया है। हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इसे ईरान ने डेथ जोन में तब्दील कर दिया है। और ये सिर्फ इजराइल को जवाब नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अंधेरे और मंदी में ढकेलने की धमकी है। सवाल यह है कि क्या ये महायुद्ध अब दुनिया की थाली से निवाला छीन लेगा और भारत की इसको लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर भी इसी से जुड़ी है, जहां संसद में विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर भारत का रुख रखा। दिल्ली की कूटनीति ने उस विध्वंसक स्थिति के बीच शांति और समझौते का अपना मानक फिर से स्थापित कर दिया है। राज्यसभा और लोकसभा के पटल से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वो हुंकार भरी है जिसने साफ कर दिया कि भारत किसी एजेंडे पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र हित की स्क्रिप्ट पर चलेगा। बताएंगे आपको क्या कहा है विदेश मंत्री ने। लेकिन सबसे पहले बात युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के पहली बार उनके बीच जो तनातनी हुई है उसकी, और क्या ये तनातनी युद्ध को एक नया मोड़ देगी। सबसे पहले बात इसी की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को आज 10 दिन का समय बीत चुका है। और आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि इस महायुद्ध में कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, कौन किस पर भारी है, किसका पलड़ा भारी है, कौन इस युद्ध से संतुष्ट है तो कौन बेचैन है। हर सवाल का जवाब आज आपको हम प्रहार में देने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न यही है कि कौन संतुष्ट है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसकी बेचैनी इस युद्ध ने बढ़ा दी है। चलिए दो तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं। ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए और समझिए। जहां एक तरफ आप देखिए ईरान युद्ध की आग में कैसे जल रहा है। ये तेल डिपोज हैं जो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और पूरे आसमान में काला धुआं दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं, अमेरिकी सैनिकों के जो ताबूत हैं वो वॉशिंगटन लगातार पहुंच रहे हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और इसी को हम विस्तार देंगे कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और चलिए अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका तेल का खेल खेल रहा है, तो वहीं इजराइल ने भी ईरान के तेल डिपो में कैसे बारूद की बारिश कर दी है, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उसके बाद तेहरान में अब युद्ध की रात याद आ रही है। युद्ध की रात के बाद जहां नया दिन तो शुरू हो गया है, लेकिन सूरज तो निकला, तेहरान के आसमान में अंधेरा ही छाया रहा। और इसी काली तस्वीर को न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट कहते हैं। और अब इस दौरान सिर्फ इंसान ही नहीं आपको बताएं, बल्कि पशु पक्षी से लेकर जमीन की मिट्टी भी खतरे में आ जाती है। देखिए सूरज निकल चुका है, इसके बावजूद आपको घना अंधेरा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि रात ही है। ये वही न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तेल डिपो को निशाना बनाया गया है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत काला धुआं आसमान में छा चुका है और पूरा तेहरान उसमें डूबा हुआ, उसे ढका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के बावजूद
जंग तो बदस्तूर चल रही और इन सब के बीच तेहरान का एक पुलिस हेडक्वार्टर्स आज पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, भीषण धमाका जो आप सुन पा रहे हैं, अबदनान में पुलिस हेडक्वार्टर्स कैसे तबाह हुआ है, ये उसकी तस्वीर है और भयंकर तबाही हुई है। तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये काला धुआं उठ रहा है। इस बीच आपको बताएं कि तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बहरीन में एक तेल भंडार को आग के हवाले कर दिया गया है। बहरीन का आपको तेल डिपो आज जंग की आग में जलता कैसे दिखाई दे रहा है, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और देखिए, जब ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जाता है तो बहुत भयंकर आग लगती है, जिसमें काबू पाने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए अगर ये आग बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहरीन का ये तेल डिपो है जिसमें काला धुआं उठ रहा है, क्योंकि तेल डिपो है तो ऐसे में आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ईरान के तेल डिपो के ऊपर इजराइल के फाइटर जेट्स भी मंडरा रहे हैं और अब इजराइल का सबसे पहला टारगेट है और यही वजह है कि ईरान में 30 से ज्यादा तेल डिपोज पर हमला हुआ। ईरान का तेल जला देने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। आपको ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, 30 तेल डिपोज हैं जिन पर अटैक हुआ है, भयंकर अटैक हुआ है। और ईरान के तेल डिपो पर धमाका कितना खतरनाक है आप इस तस्वीर से जरा समझिए। जहां अब तक ईरान का ये तेल डिपो धधक रहा है, आग अब तक लगी हुई है, कितने घंटे हो चुके हैं, इसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। देखिए, ईरान में तेल डिपो पर हुए इन हमलों को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और कैसे अब अमेरिका और इजराइल के बीच बात अटक गई है, खटक गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस खबर पर देते हैं, क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल नई है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, हम देख रहे हैं पिछले 10 दिन से। लेकिन इजराइल ने ईरान पर अब एक ऐसा हमला कर दिया है जिसने अमेरिका को बेहद नाराज कर दिया, गुस्सा दिला दिया डोनाल्ड ट्रंप को। दरअसल इजराइल ने ईरान के 30 तेल डिपोज पर अटैक किया और इस हमले से तेहरान के कई इलाकों में आग की लपटें फैल गई। इजराइल ने इस हमले की जानकारी पहले अमेरिका को दे दी थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमला उम्मीद से बहुत बड़ा, मतलब जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हो गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला ठीक नहीं था। दरअसल आपको बताएं, अमेरिका की चिंता सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी है, यही मेन पॉइंट है, क्योंकि ऐसे हमलों का सीधा असर तेल बाजार पर पड़ेगा और ऐसे हालात तेल की कीमतों को ऊपर धकेल सकते हैं। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि ट्रंप इससे खुश नहीं, नाराज है। ट्रंप का मानना है कि तेल डिपो पर हमला बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे दुनिया भर में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। मतलब अब ईरान युद्ध पर अमेरिका और इजराइल में ठन गई है। अब एक तरह से बात नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये जो अटैक ईरान ने किया है इससे अमेरिका बेहद नाराज है। बात सिर्फ कुछ तेल भंडारों की भी नहीं, बल्कि मामला है फ्रस्ट्रेशन का, मामला मिसकैलकुलेशन का है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को बहुत हल्के में ले लिया था। वो 2 दिन में ईरान को घुटने पर ला देने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यही समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि इस युद्ध के पीछे मुख्य रूप से इजराइल है, तो वही नेतन्याहू का कहना है कि ये युद्ध उनसे पहले अमेरिका का था। बयान सुनिए। For 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs, these are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works
tirelessly to achieve that goal. Did we go in because of Israel? And I said, you asked me that follow-up, and I said no. I told you this had to happen anyway. The president made a decision, and the decision he made was that Iran was not going to be allowed to hide behind its ballistic missile program, that Iran was not going to be allowed to hide behind its ability to conduct these attacks. That decision had been made. The president systematically made a decision to systematically destroy this terroristic capability that they had, and we carried that out. I was very clear in that answer. This was a question of timing, of why this had to happen as a joint operation, not the question of the intent. Once the president made a decision that negotiations were not going to work, that they were playing us on the negotiations, and that this was a threat that was untenable, the decision was made to strike them. देखिए, हमला तो कर दिया इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर कहा कि हमारी साथ की लड़ाई है, लेकिन अब सुर बदलते दिख रहे हैं और इसलिए बदल रहे हैं कि इजराइल ने तेल डिपोज को निशाना बनाया और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो असली मंशा है वो इजराइल के लिए जंग नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ जंग लड़ रहे हैं तेल के लिए और तेल के खेल में इजराइल उन्हें कमजोर कर रहा है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है। रिपोर्ट देखिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इजराइल के कंधे पर रखकर गोली तो चलाई, लेकिन शायद इस बार ट्रंप मिसफायर कर गए। खामनेई की मौत के बाद जूनियर खामनेई ने सिंहासन संभाल लिया, तो वहीं ट्रंप अब युद्ध की टाइमलाइन देखकर चिड़चिड़ा गए हैं। जिस युद्ध को वो कुछ दिन का खेल समझ रहे थे, वो डबल डिजिट की तारीख में प्रवेश कर चुका है। ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने डोनाल्ड ट्रंप की नाक में दम कर दिया है, तो वहीं अब उनका गुस्सा इजराइल पर निकल रहा है। दरअसल इजराइल ईरान में लंबे वक्त से बदलापुर की स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन बीते साल हुई जवाबी टक्कर के बाद इस बार नेतन्याहू ट्रंप के साथ जंग के मैदान में उतरे। लेकिन ट्रंप को जो ब्लूप्रिंट दिखाया गया था, मामला उससे बिल्कुल उलट निकला है। ट्रंप जिस युद्ध को 2 B-2 बॉम्बर्स और समुद्र में भेजे गए 2 युद्धपोत का खेल समझ रहे थे, वो युद्ध अब विस्तार ले रहा है। ईरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़े जख्म दे रहा है, तो इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेसों को बारूद से रंगा जा रहा है और इन सब को देखकर ट्रंप कभी कहते हैं कि ये युद्ध इजराइल के लिए शुरू किया था, तो जवाब में नेतन्याहू भी कह देते हैं कि ईरान तो डेथ टू अमेरिका कहता था, इसीलिए ये युद्ध अमेरिका का है। अब दोनों ही पार्टियां अपना पल्ला झाड़ रही हैं। ईरान में एक सिंहासन हटता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। खामनेई के बाद दूसरे खामनेई ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। इजराइल ईरान को बड़ी चोट देने के लिए उसके तेल ठिकानों को आग लगा रहा है, तो ट्रंप भी माथे पर हाथ रखकर अमेरिका में तेल के बढ़ते दामों का ग्राफ देख रहे हैं। पूरे हालात का निचोड़ ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसा युद्ध बन चुका है जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इजराइल और अमेरिका के बीच मामला थोड़ा फंस गया है, तो वहीं आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि अमेरिका और इजराइल के बीच हमेशा दोस्ती रही हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि यूएस और इजराइल संबंधों के डीएनए में दोस्ती नहीं दुश्मनी रही है। आपको ये नई जानकारी लग रही होगी, इस पर थोड़ी डिटेल आपको देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इतिहास क्या कहता है। तेल डिपो पर हमलों को लेकर इजराइल और यूएस में अब ठन गई है और ऐसे में एक बार फिर से यूएस इजराइल की दुश्मनी पर चर्चा तेज है। कोल्ड वॉर के समय दोनों देशों के बीच लंबी दुश्मनी चली थी। 8 जून 1967 को मिडिल ईस्ट में यूएस नेवी पर हमला हुआ था और हमले में दर्जनों यूनाइटेड स्टेट्स के नाविक मारे गए थे। इस घटना को यूएसएस लिबर्टी घटना के नाम से जाना जाता है। यूएस नेवी पर यह हमला 6 डे वॉर के दौरान हुआ था और यह इजराइल और अरब देशों के बीच का एक झगड़ा था। उस समय अमेरिका युद्ध में सीधा शामिल नहीं था। अमेरिका यूएसएस लिबर्टी जहाज के जरिए मॉनिटरिंग उस दौरान कर रहा था और इस जहाज पर इजराइल ने लगातार कई हमले किए थे,
इस अटैक में अमेरिकी जहाज बुरी तरह से डैमेज हो गया था और इसमें 34 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 170 के करीब घायल भी हुए थे। मतलब यूएस इजराइल की दोस्ती के बैकग्राउंड में दुश्मनी छिपी है, ये नई जानकारी हमने आपको दी है। अब ये दोस्ती क्या दुश्मनी में बदलने जा रही है, ये तो फिलहाल सवाल है, आगे पता चलेगा। लेकिन ईरान के अंदर इजराइल कैसे हमले कर रहा है, आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जहां ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले का वीडियो फुटेज अब जारी कर दिया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये फुटेज खुद इजरायली एयरफोर्स ने जारी किया है, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मेहराबाद एयरपोर्ट है। ये देखिए कैसे यहाँ नुकसान पहुंचाया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम डिप्लॉयमेंट जो थी उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने, आईडीएफ ने दरअसल ये तस्वीर जारी करके बताया कि मेहराबाद एयरपोर्ट पर बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। देखिए, इजराइल तो ईरान से अपना बदला पूरा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका कैसे इस युद्ध के जरिए तेल की चोरी करना चाहता है, इसकी भी पूरी इनसाइड स्टोरी है। पूरा खेल हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझाते हैं और ये कहानी थोड़ी अलग है। आप जरा इस पूरी तस्वीर को देखिए। ये आपको ईरान दिख रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कहा जाता है कि जब बंद कर दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं नजर है इस खाग आइलैंड पर। इस पर क्यों नजर है, आप समझिए। इस पर कब्जे का प्लान पूरी तरह से बन रहा है, क्योंकि ईरान के लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट का चेक पॉइंट यही खाग आइलैंड है। और अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ता है तो युद्ध के अगले फेज में ये आइलैंड सीधे यूएस मिलिट्री कंट्रोल में लाया जाएगा। और ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि खाग तो बस शुरुआती कदम है। एक बार जब ये सुरक्षित हो जाएगा तो उसके बाद प्लान ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उन पर कब्जे का, उन्हें बंद करने का और हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएस कंट्रोल को और मजबूत करने की ओर बढ़ जाएगा, जो इस पूरे इलाके की, जो पूरा इलाका है आप देख रहे हैं, इसकी रीढ़ कमजोर करेगा। फिर एक बार ग्राफिक्स चलाएंगे, जरा बताते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा है, लेकिन कहानी इस आइलैंड की, छोटा सा आइलैंड जिसे हम बड़ा करके यहाँ आपको दिखा रहे हैं। और ये तेल डिपोज है, यहाँ पे ये चेक पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं। इसे आप देखेंगे, ये छोटे छोटे आपको जो राउंड सर्कल्स दिख रहे हैं, दरअसल ये 90% देश का चेक पॉइंट है, जो ऑयल चेक होकर इस चेक पॉइंट से गुजरता है। तो जो पूरा प्लान है यूएस का, वो इसे पकड़ने का है, इसे अपने काबू में करने का है, ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। क्योंकि पहले खाग आइलैंड को पूरी तरह से काबू करेंगे, 90% चेक पॉइंट यही है, यहीं से सारा तेल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से उनके हाथ में आ जाएगी वो चीज़, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो एक्शन प्लान अपना बनाएंगे। इसी पर वो काम कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि कुल मिलाकर इस जंग में सभी के अपने अपने हित छुपे हुए हैं और इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू अपना बदला पूरा करना चाहते हैं, तो वहीं मुज्तबा अब अपने पिता की मौत का बदला लेने मैदान में उतरे हैं। और हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप का निशाना सिर्फ और सिर्फ तेल है। मतलब बाहर से आपको कोई किसी के साथ या किसी के खिलाफ नजर आ सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने हितों के लिए पूरी तरह से अटैक कर रहे हैं। और जैसे इजराइल अमेरिका के फ्लैशबैक में दोस्ती नहीं है, बल्कि दुश्मनी है, हमने आपको बताया, ठीक वैसा ही आज के दुश्मन इजराइल और ईरान एक वक्त पर सबसे करीबी दोस्त भी रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है। जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, साल 1948 में इजराइल की स्थापना के समय टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम बाहुल्य देश था जिसने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी, एक्नॉलेज किया था कि इजराइल एक देश है। उस दौर में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी। हम ईरान और इजराइल की बात कर रहे हैं। 1989 तक, जब इनका इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, तब तक इजराइल और ईरान के संबंध बहुत दोस्ताना, बहुत करीबी रहे। ईरान तब पहलवी वंश के अधीन था, एक राजतंत्र के तौर पर वहां पे काम होता था, और इजराइल के संस्थापक डेविड बेन ने दोस्ती की नींव रखी थी, इन दोनों ने, पहलवी ने और डेविड बेन ने। लेकिन 1989 में इस्लामिक क्रांति ने ये दोस्ती पूरी तरह से खत्म कर दी, तोड़ दी। नए शासक खुमैनी ने इजराइल को खुद को पूरी तरह से उनका दुश्मन बता दिया और क्लियर कर दिया कि खुमैनी ने कह दिया कि इजराइल हमारा दोस्त नहीं हो सकता। और तब से आज तक आपको बताएं, दुश्मनी बरकरार चल रही है। मतलब इजराइल ईरान के डीएनए में दोस्ती है, मौजूद रही है। यानी जो आज के दुश्मन हैं वो कल के दोस्त थे, और जो आज के दोस्त हैं वो कल के दुश्मन थे। कुल मिलाकर कोई किसी का ऑल वेदर फ्रेंड या फुल टाइम एनिमी नहीं है, और यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स की खासियत मानी जाती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बताएं कि इजराइल में ईरानी क्लस्टर बम गिरा है। धमाके के बाद धुएं का गुबार देखा जा रहा है। इजराइल में क्लस्टर बम गिरे हैं, ईरानी क्लस्टर बम गिरे हैं।
इजराइल का आरोप है कि हर रोज क्लस्टर बम गिरा रहा है ईरान। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हर रोज क्लस्टर बम गिरा रहा है ये कहा जा रहा है। और तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इजराइल में कैसे क्लस्टर बम गिरा है। ये देखिए, ये आप सड़कें देख रहे हैं इजराइल की, और कैसे ये क्लस्टर बम गिराया जा रहा है। इजराइल का ये कहना है कि रोज रोज इस तरह के अटैक्स ईरान की तरफ से क्लस्टर बम के जरिए हो रहे हैं। और अब आज का सबसे बड़ा सच तो यह है कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग का हिस्सा बन चुकी है या प्रभावित है। लेकिन क्या जंग शांत होने वाली है या फिर यह और विकराल होने वाली है? क्योंकि खामनेई की मौत के बाद ट्रंप को लगा था कि अब ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन अब ईरान के सिंहासन पर जूनियर खामनेई की ताजपोशी हो चुकी है और उनका साफ कहना है कि मरते दम तक जंग जारी रहने वाली है। और अब ईरान से लेकर अमेरिका तक तस्वीर क्या है, आपको तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां ईरान में नारे लग रहे हैं कि खामनेई फिर से जवान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुद अमेरिकी लोग ही सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब ट्रंप को ये युद्ध काफी महंगा पड़ रहा है। ये तस्वीर के जरिए आप देखिए जरा, ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और ईरान में मुश्तबा खामनेई की ताजपोशी का ऐलान किस तरह से हुआ है और जनता किस तरह खुशी मना रही है, आप जरा इस तस्वीर को भी देखिए। अल्लाह हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुश्तबा खामनेई। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मुश्तबा खामनेई जैसे ही कुर्सी संभालते हैं, उसके बाद देखिए उत्साह कैसा है लोगों का। ईरान में अब सुप्रीम लीडर आ चुके हैं और ईरान युद्ध की आग में भी झुलस रहा है, लेकिन वहां के लोगों का हौसला बुलंद है। और अब जूनियर खामनेई के मैदान में उतरते ही पूरा खेल कैसे पलट गया है, आप जरा इस तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे बड़ी संख्या में लोग समर्थन में उतरे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं सुप्रीम लीडर बनने पर मुश्तबा का पहला बयान आ गया। मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े हैं मुश्तबा खामनेई। ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े हैं। ईरान महान और बहादुर मुल्क है, शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मुश्तबा ये कह रहे हैं लीडरशिप के भरोसे को पूरा करूंगा, ईरान के सम्मान की रक्षा करूंगा। तो मुश्तबा खामनेई ने कुर्सी संभालते ही यलगार का ऐलान कर दिया है और कहा है कि शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप पर जो भरोसा किया गया है उसे वो पूरा करेंगे। ये मुश्तबा की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन खलीफा का वारिस अब कैसे इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, कैसे मुश्तबा जिस कुर्सी पर बैठे वो सब कुछ बदल सकता है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए ईरान में बीते 40 सालों में ये दूसरी बार हुआ जब सुप्रीम लीडर के चेहरे पर नई ताजपोशी हुई। ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो चुकी है और अब उनके बेटे मुश्तबा खामनेई ने गद्दी संभाली है। आज सुबह ईरानी मीडिया ने इसकी घोषणा की है और मुश्तबा खामनेई का नाम पहले भी चर्चा में था, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते रहे, कभी किसी सरकारी पद को उन्होंने नहीं संभाला है। लेकिन अब मुश्तबा का आदेश ही युद्ध की दिशा और दशा दोनों ही तय करेगा। देखिए ईरान के लोग उम्मीद से मुश्तबा खामनेई की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका को डर है कि कहीं मुश्तबा ईरान में बारूदी बंकर का सबसे खतरनाक हथियार ना निकाल दे, क्योंकि बीते लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि ईरान में बारूदी बंकर्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन क्या मुश्तबा खामनेई इंतकाम की आग में अब ये बारूदी बंकर से उन हथियारों को निकाल कर इस्तेमाल करने वाले हैं? इसकी भी चर्चा है अब, और बहुत तेज चर्चा चल रही है इस बात की। देखिए बारूदी बंकर से मुश्तबा कब हमला करते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुश्तबा ने सिंहासन संभालते ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 खेप से सबसे बड़ा हमला बोलने का इरादा रखा और हमला कर दिया। और देखिए इजराइल के ऊपर मंडराती इन मिसाइलों को देख अब लोग भी हैरान हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार में फायर हुई ये मिसाइल कैसे कई टारगेट्स पर हमला कर सकती है, आप जरा तस्वीर पर देखिए। Yo,
הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. अब ईरान मिसाइलें बरसा रहा है तो उसके निशाने पर अमेरिका के मिलिट्री बेस भी हैं, लेकिन अमेरिका को ईरान के इन हमलों से बचाने कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन आया है। जॉर्डन में यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन्स डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जेलेंस्की से जो मदद मांगी थी वो मदद पहुंच गई है। ट्रंप की मदद के लिए आप सोचिए, हैरान हो रहे होंगे आप कि जेलेंस्की आ गए हैं। देखिए समय का चक्र, देखिए इसे समय का चक्र ही कहेंगे कि जहां डोनाल्ड ट्रंप खुद जेलेंस्की की यहां पर मदद अब ले रहे हैं। पहले जेलेंस्की मदद लिया करते थे, वही जेलेंस्की हैं ये जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको दिखाते हैं जरा तस्वीर देखिए। ओवल हाउस में आपको याद है कैसे बुलाकर जमकर बेइज्जती की थी, खाना तक नहीं खाने दिया था, डिनर तक नहीं हुआ था, थैंक यू बोलने पर इन्हें मजबूर कर दिया था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को इन्हीं जेलेंस्की से ये जो हथियार आप देख रहे हैं मदद के तौर पर मांगनी पड़ी। ऐसे में सवाल तो यह है कि आज जेलेंस्की भी पूछ सकते हैं कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि खुद तो थैंक यू बुलवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में, बहस की थी, पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी थी। और उस तस्वीर को देखने के बाद पता है आपको कि जेलेंस्की तुरंत लौट गए थे। जो डिनर प्लान था वो ड्रॉप हो गया था। ऐसे किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ आपने बर्ताव नहीं देखा होगा जो जेलेंस्की के साथ किया गया। लेकिन पूरा मामला क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल दे देते हैं, पूरी कहानी बताते हैं हुआ क्या। देखिए, ईरान के शाहिद ड्रोन ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया। कम कीमत के ये ड्रोन अमेरिका को आर्थिक डेंट दे रहे थे, बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। जितने के थे उससे कई गुना खर्चा उन्हें रोकने में लग रहा था अमेरिका का। ऐसे में अब ट्रंप को जेलेंस्की की जरूरत पड़ गई। दरअसल जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया था। जेलेंस्की ने कहा था कि उनके पास शाहिद का तोड़ है, क्योंकि रूस पहले ही ड्रोन से हमले कर रहा है और इससे निपटने का फॉर्मूला यूक्रेन के पास मौजूद है। यूक्रेन ने मात्र $1000 वाले इंटरसेप्टर्स डेवलप किए और अब इन्हीं इंटरसेप्टर की मांग अमेरिका भी कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस ड्रोन को रोकने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े। अब इसी बीच मिडिल ईस्ट में यूक्रेन मदद के लिए पहुंचा है। जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस की सुरक्षा में यूक्रेन को तैनात किया गया। यूक्रेन की तरफ से मदद पहुंची है। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन की तैनाती जॉर्डन में कर दी है, जिसके चलते अब यूएस मिलिट्री बेस को सुरक्षित जॉर्डन में किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि वही जेलेंस्की जो पहले मदद मांगते थे अब अमेरिका को मदद पहुंचा रहे हैं, और ये मदद कितनी जरूरी हो गई है, क्योंकि यूएस बेस तो लगातार शिकार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वहां पर नुकसान पहुंच रहा है, अमेरिकी सैनिकों की बॉडी बैग्स पहुंच रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ट्रंप की मदद के लिए जहां यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए जॉर्डन में मौजूद हैं, वहीं यूएस के मिलिट्री बेस को बचाने के लिए भी अब यूएई भी वापस अटैक कर रहा है। ये ईरान के ड्रोन पर यूएई का हमला है, जहां ईरान के ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप जरा तस्वीर में देखिए। देखिए, मिडिल ईस्ट यूएस के मिलिट्री बेस को बचाने में जुटा है, तो वहीं युद्ध में घायल होने के बाद अब दुबई के हालात भी पटरी पर आ रहे हैं। और इस महायुद्ध की शुरुआत में दुबई पर भी हमला हुआ था, लेकिन अब हालात यहां सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये एयरपोर्ट है जो फंक्शनल दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट के पास अटैक हुआ था, आपको याद होगा बुर्ज खलीफा के पास भी वो तस्वीर आई थी जहां ड्रोन स्पॉट किया गया था, और तब से लोगों में दहशत थी, क्योंकि थोड़े बहुत अटैक्स यहां तक पहुंच रहे थे। यूएस बेसेस यहां पर भी हैं, इन्हें भी टारगेट किया जा रहा था। देखिए, ईरान की जंग में डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि ईरान से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे डोनाल्ड ट्रंप अब कोरिया में देखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान से होते हुए ये जंग किम जोंग के शहर पहुंचने वाली है? ये सवाल क्यों है, इस पर हम पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। लेकिन आपको बताएं कि ट्रंप की आने की आहट सुनते ही अब किम जोंग भी अलर्ट हो गए। बीते लंबे समय से ये बातें चल रही थी कि जब महायुद्ध चल रहा है तो सबसे बड़े सन की तानाशाह किम जोंग उन कहाँ हैं? उनको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए जा रहे थे। ऐसे में अब देर सवेरी सही शायद इस महायुद्ध के मेन प्लेयर्स में अब किम जोंग उन भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ये चर्चा हो रही थी कि किम जोंग उन जो कहते हैं कि मेरे पास तमाम हथियार हैं, किसी ने मेरी तरफ देखा तो जवाब ऐसा मिलेगा कि वो याद रखेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, कभी ड्रिल्स करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन अब आखिरकार कहा जा रहा है कि शायद उनकी एंट्री हो सकती है।
इस महायुद्ध में कैसे किम जोंग उन शामिल हो सकते हैं, पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। नई जानकारी आपके लिए इंटरेस्टिंग है। ईरान युद्ध के बीच अब कोरिया में जंग छिड़ सकती है कहा जा रहा है, क्योंकि यूएस ने साउथ कोरिया में अपनी सेना भेज दी है। यूएस आर्मी यूं तो एक सैन्य अभ्यास के लिए भेजी गई है साउथ कोरिया, लेकिन बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट बड़ा संकेत देती है। इस अभ्यास का नाम फ्रीडम शील्ड रखा गया है और इस मिलिट्री अभ्यास में हजारों सैनिक पहुंचे। वहीं उत्तर कोरिया इस अभ्यास पर आपत्ति जता रहा है, नाराजगी जता रहा है। किम जोंग उन इसे जंग की तैयारी के रूप में देखते हैं। बीते महीने प्योंगयांग में किम जोंग सियोल पर भड़के थे, यानी साउथ कोरिया पर भड़क गए थे। किम जोंग लगातार रूस के साथ अपनी करीबी भी बना रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को उससे भी खतरा महसूस हो रहा, डर लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की आड़ में किम जोंग बड़ा खेल कर गए। उन्होंने अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विकास किया है, जिसके बाद वो अमेरिका के लिए भी अब खतरा बन गए हैं। तो अब आप समझ रहे हैं किस तरह के हालात हो सकता है कि यहाँ भी दो हाथ हो जाए, एक और फ्रंट खुल जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने नया हमला किया है। बेरूत में एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी हैं। आपको जरा तस्वीर भी हम दिखाएंगे, क्योंकि बेरूत में नए सिरे से कई मिसाइलें गिरी हैं और ये अटैक आप समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करने के लिए किया जा रहा है लगातार। और नई तस्वीरें बस कुछ ही सेकंड्स में आपकी स्क्रीन पर होंगी। एक के बाद एक कई मिसाइलें आपको बताएं गिराई गई। इजरायली एयरफोर्स आईडीएफ लगातार वहां पर अटैक्स करी। और ये तस्वीर देखिए, ये नई ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल अभी की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक कई मिसाइलें स्पॉट की गई हैं। देखिए, किम जोंग तो युद्ध को लेकर अलर्ट हैं, लेकिन ट्रंप की एक भूल ने कैसे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है, अब आपको बताते हैं। क्योंकि तेल की कीमतों में सिर्फ आज में ही 25% की तूफानी तेजी आई है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अगर कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपकी थाली तक सब कुछ महंगा होगा। ये जो उछाल है, ये ग्लोबल मंदी का बड़ा कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया इस तेल के झटके को सह पाएगी, बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। ये 25% बढ़कर $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे पहले 2022 में रूस और यूक्रेन जंग से कच्चा तेल $100 के पार निकला था और अब फिर से बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं। और ये समस्या जानते हैं क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि आपको बताएं कि जब भी युद्ध होता है इस रीजन में, तब तेल के दामों पर असर पड़ता है, क्योंकि तेल पूरी दुनिया में जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर आता है। कच्चे तेल का दाम कैसे 10 दिन में 60% तक चढ़ गया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, ब्रेंट क्रूड की कीमत 25% से उछलकर $116 प्रति बैरल पहुंच गई है। जंग के बाद 10 दिनों में कच्चा तेल करीब 60% महंगा हो चुका है। और इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही तेल $100 के पार गया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत पर भी पड़ सकता है। अनुमान है कि पेट्रोल डीजल 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त तेल का स्टॉक मौजूद है। सप्लाई रुकने पर भी 7 से 8 हफ्ते तक देश की जरूरत पूरी हो सकती है, ये क्लियर किया गया है सरकार की तरफ से। वहीं आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ किया है कि भारतीय उपभोक्ताओं की हित की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और सरकार ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुनिए। Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. देखिए, क्रूड ऑयल आखिर इतनी तेजी से दाम उसके क्यों बढ़ रहा है? इसकी 2 वजह हैं। कौन सी 2 वजह हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि यही 2 वजह पूरी तरह से प्राइस इफेक्ट कर रही हैं।
और प्राइस राइज हो रहा है। चलिए पहली वजह हम आपके सामने जानकारी के तौर पर रखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लगभग बंद होना पहली वजह। दूसरी वजह ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक होना है। अब इन दोनों का क्या कॉन्जिक्यूटिव असर पड़ेगा? ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर रहे हैं। वहीं ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान इस कदर कि ऑयल रिफाइनरीज आग का गोला बनी हुई है, उन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। जो आपको बताएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और ऐसे में उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी। वहाँ से 20% पूरी दुनिया का तेल जाता है। और ईरान ने आपको बताएं कतर, सऊदी अरब और कुवैत पर भी हमले किए, वहाँ की रिफाइनरीज को भी टारगेट किया है। ये दो वजहें लगातार मुश्किल खड़ी कर रही। ईरान जंग में ये रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात कर रहे हैं। वहीं अब कोई भी तेल टैंकर वहाँ से नहीं गुजर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ से। दूसरी वजह है कि उत्पादन, जब बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में जो ऑयल डिपोज हैं उन पर भी अटैक होगा तो वहाँ भी पूरा नुकसान पहुँचेगा। तो ये वजह है, आप समझिए। और ईरान, खाड़ी देशों और इजराइल के बीच जो स्थिति बनी हुई है अभी बहुत क्रूशियल सिचुएशन है ऑयल के लिए, अगर हम कहें, क्योंकि ऑयल का मार्केट पूरी दुनिया में है और ऐसे में असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। देखिए, ईरान खाड़ी देशों और इजराइल के ऊर्जा संसाधनों को निशाना क्यों बना रहा है, उसके लिए आपको जरा हम तस्वीर के जरिए समझाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए। कल रात इजराइल ने ईरान की लाइफलाइन पर ऐसा अटैक किया कि पूरा तेहरान धधक उठा। इजराइल ने तेहरान और करज में तेल भंडारण केंद्रों और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं और हमलों के बाद कई जगह भीषण आग लग गई और आसमान में धुएं के गुब्बार देखे गए हैं। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं किस तरह से आग ये लगी और कितना नुकसान हुआ। ईरान पर अटैक हुआ तो उसने भी इजराइल अमेरिका को खौफनाक जवाब दिया और चेतावनी भी दी है कि अगर खाड़ी के देश डोनाल्ड ट्रंप को रोकने में नाकाम रहते हैं तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। सुनिए जरा। آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت देखिए, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इस तरह खुद तो तेल का उत्पादन नहीं करते, लेकिन वो इस संकट से परेशान नहीं है। इसमें जापान का नाम शामिल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कृत्रिम तेल भंडार जापान के पास। उसने करीब 44 करोड़ बैरल तेल का भंडार बना रखा है। कितना बड़ा भंडार है, आप सोचिए कि कोई भी मुसीबत आ जाए उन्हें दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर तेल की कीमत बढ़ती जाती है, $500 प्रति बैरल भी हो जाए तो जापान के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए कहीं कोई तकलीफ नहीं रहने वाली। जापान ने कहाँ कितना तेल छिपा कर रखा है, या ये कहें कि अपना पूरा एक रिजर्व रखा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि इस स्थिति में आपको बताएं सबसे ज्यादा प्लान्ड वे में जापान ही चल रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जापान को देखिए कोई कमी नहीं होगी चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए। जापान ने करीब 44 करोड़ बैरल तेल का भंडार बना रखा है। बड़ा भंडार है। जापान सरकार ने 26 करोड़ बैरल अलग अलग 10 साइट्स हैं जहां पर रख रखा है। तेल टैंक धरती के अंदर भी रखे गए हैं, जमीन पर रखे गए हैं, इसके अलावा पानी में भी रखे गए हैं, पहाड़ों की गुफाओं के बीच भी रखे गए हैं, यानी पूरी तरह से रिजर्व कर रखा है। जापान सरकार ने सऊदी, यूएई और कुवैत के साथ इसको लेकर समझौता किया और इसके तहत इन देशों में भी जापानी तेल बड़ी मात्रा में रखा गया है। जापान ने इन देशों में 17.8 करोड़ बैरल तेल रखा है और ये तेल जापान को 204 दिनों की जरूरत पूरा कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कितना लंबा वक्त जापान, अगर तेल बंद भी हो जाता है सप्लाई तो भी चला सकता है, काम अपना निकाल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर जंग बढ़ी है तो पेट्रोल डीजल ही नहीं, आपको बताएं कि इंटरनेट सर्विसेज पर भी बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, डिटेल रिपोर्ट में समझिए। पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव फैला हुआ है, उसके बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चर्चा जमकर हो रही है। यह समुद्री मार्ग लंबे समय से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में गिना जाता है। हालांकि ये सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए नहीं बल्कि डिजिटल ढांचे के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये वही इलाका है जहां के समुद्री इलाके के नीचे बड़ी संख्या में सबमरीन फाइटर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं। इनकी वजह से दुनिया भर का इंटरनेट डेटा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। माना जाता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है।
हकीकत यह है कि दुनिया का अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही चलता है। इन्हीं ऑप्टिक केबल्स के जरिए ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड डेटा, वीडियो कॉल, स्ट्रीमिंग और डिजिटल लेन देन संभव हो पाते हैं। तो देखिए, पूरी तरह से अभी भी हालात ऐसे बने हुए हैं जहां पर ये चर्चा चल रही है कि क्या ये तेल का रास्ता बंद होगा तो दिक्कत होगी। डेटा केबल भी यहीं पर बिछा हुआ है कहा जाता है, तो इंटरनेट सर्विसेज पर भी दुनिया के साथ जरूर फर्क आ सकता है। भारत में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।